वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मुलाकात हुई। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें बनी। पीएम हाउस की तरफ से कुछ बयानात भी जारी हुए, चंद एक टीवी चैनल्स ने उसको चलाया भी, जिससे लगता यूँ है कि जैसे बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत वक्त के दरमियान ऐन बजट बनाने के मौके पर मामला तय पा गए हैं। इस बहस को हम आगे लेके चलेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी अमूमन हुकूमत से नाराज़ रहती है और आज तो चूँकि हुकूमत की तरफ से दोबारा से 8 बजे दुकानें बंद करने का बाकायदा एक डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है, तो जो कारोबारी तबका है इससे भी नाला होगा। लेकिन जो इमेज हुकूमत बता रही है वो ये बता रही है जी कि हमारे मामला ठीक हैं। तो सरदार ताहिर महमूद साहब, सदर इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर से चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ़हीम रहमान सहगल साहब। कुछ देर में हमें कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे रेहान हनीफ साहब भी ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, शुरू हम कर लेते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदगान से। तो सरदार साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं इस वक्त? ताहिर साहब जी ताहिर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, एक मेरे पास जो हुकूमत वक्त की तरफ से बयान जारी हुआ उसका एक मैं हिस्सा आपको सुना देता हूँ। मुल्क भर की कारोबारी बिरादरी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। वफद के अरकान की गुफ्तगू, जिससे तसव्वुर ये बनता है कि आपके मामलात हुकूमत के साथ तय हैं और कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या ये दुरुस्त है इमेज? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, आपने मदऊ किया और बड़ा इम्पोर्टेंट आज हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और जिसमें तमाम आलमोस्ट जो रेलेवेंट वज़रा थे वो सारे लोग भी मौजूद थे। तो हमने जो अपनी रिक्वेस्ट सी, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस था। हमने अपनी बजट तजावीज़ ऑलरेडी जमा करवाई थी और फिर उसके ऊपर काफ़ी फोरम्स पे बात भी हुई, और फिर फाइनली आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें मदऊ किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ पर भी हमने अपने जो मुतालबात हैं उनको दोहराया और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की बात हुई। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के शोबे पर टैक्स रैशनलाइजेशन के मुतालबात हमने रखे, और इस सिलसिले में और इसके बाद जो सुपर टैक्स है उसके हवाले से अपने अपने जो कंसर्न्स हैं उनका एक दफ़ा फिर खुलकर इजहार किया। और उसके अलावा देखिए, कोई चीज़ हम हतमी नहीं कह सकते कि क्या चीज़ तय हो गई है। वहाँ तो एक कंसल्टेटिव ये सेशन था, तो हम हर उस इक़दाम की जिसकी वजह से हमारी ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिसने पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, एनर्जी की प्राइसेस हों या टैक्सेस हों, वो इस हद तक है, इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस के। लेकिन सरदार साहब, कथा कलामी होती है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, और मैं ये सवाल फ़हीम साहब के पास भी लेके जाऊंगा, लेकिन फॉलो अप के तौर पे आपसे, क्या वाकईतन समझती हैं कि हुकूमत के पास वो स्पेस मौजूद है जिसके अंदर आपके बहुत सारे मुतालबात को मान ले? क्योंकि बजट तो बन चुका, उसके अहदाफ तो तय हो चुके, जो बेस लाइन्स हैं वो तय हो चुकी, किसने कहाँ पे लगाना है, कितना टैक्स लेना है, वो तो IMF ने तय कर दिया। तो आप ये मुतालबात जो है, ये कोई मुझे तो थियरेटिकल किस्म की बहस लगती है ये सारी। देखिए जी, हमने तो जो तमाम चैम्बर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद थे, हमने अपनी तमाम चीज़ों को बड़े एहसन तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा हर एक मुकर्रर को सुना भी, और उसकी बात में हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी किए। मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है, आप क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ये बजट की प्रिपरेशन का अमल जो है वो जारी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हो चुकी। लास्ट मिनट कुछ ट्वीक्स जो हो सकते हैं या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमने उनके सामने रखे, और अब जो हतमी बात तो उसी वक्त ही होगी जब जिस वक्त ये बजट आएगा। तो चलो ठीक है, वो फिर आप ज़रा बैठ के देखेंगे और हम आपको देखेंगे कि आप बजट को देख रहे हैं, फिर चेंबर्स की तस्वीरें चलेंगी, उसके बाद बहस होगी। फ़हीम साहब, तो आप ट्वीकिंग करवाने के लिए गए थे वहाँ पे मामलात को,
आप तो क्या अपने बड़े मुतालबात लेके गए थे, और वाक़तन क्या आप समझते हैं कि स्पेस हुकूमत के पास मौजूद है कि वो चंद एक चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करे जिसका तज़करा पहले हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तलत साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुलाकात थी, एक जो पिछले चंद हफ्तों से एक एक्सरसाइज चल रही थी, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी से जो मुख्तलिफ वज़रा कर रहे थे, SIFC में भी हम लोग गए, पार्लियामेंट में भी गए, और कॉमर्स के सारे मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई, कॉमर्स सेक्रेटरी कॉमर्स से हुई, और जो हमारे पॉलिसी वाले लोग हैं उनके साथ भी हमारी अच्छी खासी डेलिब्रेशन हुई थी। ये उस मुलाकात का आउटकम क्या है? मिलने के लास्ट एपिसोड आउटकम क्या है? हमें आउटकम बताइएगा, हमें आउटकम बताइए। आपको पहले देखें, मैं बताऊं तलत साहब, जब तक हम अपना किसी भी कोई जब आप डायग्नोज कर लेंगे ना किसी इशू को, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है। मैं समझता हूं कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हम ये बजट बिजनेस फ्रेंडली, या जिसे कहते हैं अवाम फ्रेंडली, अवाम दोस्त बजट या बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं बन सकेगा। जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि देखें, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। 1 + 3 4 होगा, 2 + 2 4 होगा। आप किसी तरह के इसको किसी तरीके से इस फिगर को झुटला नहीं सकते। 3 + 2 4 नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जब तक हम IMF की बेसाखियों से आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम अपनी मुल्क की मईशत को, अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, उन को बुनियाद बनाकर अपनी मईशत को नहीं खड़ा करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के बजट नहीं बना सकते। लेकिन समहाउ गवर्नमेंट इसमें, इन्होंने जिस तरह हमने एक पूरी एक्सरसाइज की है, उनकी सीरियसनेस नज़र आई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से हमें सुना, एक एक बात का जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने रखी हैं। देखें, हमारे मुल्क का इशू क्या है। हमारा मुल्क वो है जो काफ़ी मैं इशू पे आता हूँ, ज़रा मैं इशू पे आता हूँ, लेकिन आपने जो बात की ना IMF के हवाले से, वो मैं ज़रा रेहान साहब के सामने लेके जाऊँगा। रेहान साहब कराची चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी तलत साहब, आ रही है आवाज़। निकल जाएं क्या IMF के प्रोग्राम से? नहीं, देखें तलत साहब, IMF के प्रोग्राम से हम नहीं निकल सकते। 2027 में अगले साल ये प्रोग्राम का तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो हालात है, हुकूमत जो है नए प्रोग्राम में जाएगी, तो IMF के प्रोग्राम से तो नहीं निकल सकते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आप मुझे अगर मौका दें, मैं आज की मीटिंग के बारे में बताऊँ। देखिए, आज की मीटिंग बड़ी सैर हासिल हुई है। मिनिस्टर साहब ने तमाम गुफ्तगू सुनी है। हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस ऐसी है नहीं, ऐसे ख़जाने हैं नहीं कि वो हमें कोई रिलीफ दे सके। तो मैंने उनको वो जगहें बताई हैं जहां अरबों रुपए की लीकेज हो रही है, अरबों रुपए हमारे ज़ाया हो रहे हैं, वो रोक कर उस पैसे से हमें रिलीफ दिया जा सकता है। और दूसरा, जो गुजारिशात 3-4 महीने की थी, उन 2 गुजारिशात पे तो फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑर्डर इशू कर दिए वहीं बैठे बैठे। तो 2 जो चीज़ें मैंने उनको बताई हैं जहां हुकूमत नुकसान कर रही है, एक फाटा पाटा का कानून जो लाया है, जो रिलीफ दिया गया है, वो फाटा के लिए दिया गया है, लेकिन उसका बड़ा मैसिव मिसयूज़ हो रहा है। माल फाटा के नाम पे आता है, बिकता पूरे पाकिस्तान में है। इससे अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ ऑयल और घी में 130 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे मेरे पास हिसाब है, मैं दे सकता हूँ। इसी तरह चाय है, इसी तरह आयरन स्टील और बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कहा, फाटा का जो आपने ये रिलीफ दिया है फाटा के भाइयों के लिए, जो उनका हक भी था, लेकिन उसका इतना बड़ा मिसयूज़ हो रहा है कि हुकूमत को सैकड़ों अरब रुपए सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा, मैंने उनको लीकेज बताई कि जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट होती है, उसमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए फ़र्क है। अब तो मंगाया जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और बेच दिया जाता है कमर्शियल में। अब आप किसी भी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट देखेंगे, 90% इंपोर्ट इंडस्ट्रियल में हो रही है, जबकि वो इंडस्ट्रियल में यूज़ नहीं हो रही, वो कमर्शियल बाजार में बिक रही है। रेहान साहब, कथा कलामी, आपकी तजावीज़ की अहमियत मुंह नहीं फेरा, लेकिन गुजारिश ये है कि आप वाक़तन ये समझते हैं कि हुकूमत को इन मामलात का इल्म नहीं है और उनको आज की मीटिंग में आपकी निशानदेही की ज़रूरत थी? ये इतनी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इतना बड़ा जो आपने निज़ाम बनाया हुआ है, डू यू रियली बिलीव कि उनको इल्म नहीं है कि लीकेज कहाँ से हो रही है, हेमरेज कहाँ से हो रही है? जी तलत साहब, आज जितनी हम लोगों ने बातें की,
वज़ीर आज़म साहब ने बड़े गौर से एक एक बांसुरी नोट की। वो तो हर बात को गौर से सुनते हैं। मुझे लेट मी कंप्लीट जी। लेकिन मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके जवाबात से जो मुझे आइडिया हुआ, इंप्रेशन आया, वो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े, उनका होमवर्क ज़बरदस्त था और उनको हर वो चीज़ का पहले से पता था जो हम बता रहे थे। तो वो खुद भी कारोबारी हैं, लाहौर चैम्बर के तो कर क्यों नहीं रहे चुके। अगर उनको पता, कर क्यों नहीं रहे? देखें, बहुत सारी शायद उनके पास मजबूरियां हो जो नहीं कर रहा है, और हमने यही बताने की कोशिश की है, दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यही कर लें तो अच्छे खासे पैसे इनके निकल आएंगे। अच्छा, सरदार साहब को लेके आते थे, IMF से नहीं निकलते पैसे, लेकिन हमने निकालने। सरदार साहब, आप सब लोग खुशकिस्मत हैं, मैं ये कहने दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब आपको बुलवाते हैं और आपकी बात सुनते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो टैक्स पेइंग सेगमेंट है सोसाइटी का, जो सैलरीड क्लास है, उसके किसी नुमाइंदे को इतनी इज्जत नहीं देते, वो बुलाते नहीं है। लेकिन अच्छी बात है आपको बुलाते हैं। आपके ख्याल में ये एक गोइंग थ्रू द मोशन एक्सरसाइज होगी अगले साल तक, जब तक IMF के मामला तय नहीं होते, या वाकईतन आपकी इनपुट फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR के ऊपर असरअंदाज होगी? मैं ज़रा एक कैंडिड असेसमेंट सरदार साहब आपकी चाह रहा हूँ। देखिए जी, मैं समझता हूं कि लास्ट ईयर बजट से में भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने उनको तजावीज़ दी थी, तो उसके सिलसिले में फेडरल एक्साइज ड्यूटी PM साहब ने ख़त्म की थी। आपको पता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी 3% तक, वो ख़त्म की थी। फिर स्टैम्प ड्यूटी थी, वो 1% पे इस्लामाबाद में 4% थी, उसको 1% तक लेके आए। फिर CDA ने फीसेस बढ़ा दी थी, उनको कम करके 1% तक लेके आए। इसी तरह आज भी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसी चीज़ें जो IMF के दायरा कार की नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत और इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन का पहिया जो है वो चल सकता है, जिससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। जैसे कुछ चार्जेस हैं, जब हम बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें एडिशनल FAR के चार्जेस हैं, 950 रुपये से बढ़ा के CDA ने वो 23,500 रुपये पर स्क्वायर फिट कर दिए। इसी तरह दीगर फीसेस थी, उनमें भी होशरुबा हद तक इजाफा किया। ट्रांसफ़र फी 250 रुपये से बढ़ा के 3% ऑफ FBR वैल्यू कर दी थी। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ही उन्होंने चेयरमैन साहब को, जो चेयरमैन CDA हैं, उनको हदायत दी हैं, और कल हमारी इंशाल्लाह उस सिलसिले में 1 बजे चेयरमैन CDA के साथ इस हवाले से मीटिंग है। पहले तो असर होता है, आप ये फरमा रहे हैं, असर होता है, मिनिस्टर साहब ने असर होता है, आप ये फरमा रहे? जी बिल्कुल होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर जारी किया, आज मीटिंग भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल सहगल साहब, इफ आई कुड आस्क यू दिस अपफ्रंट, सहगल साहब, इफ आई कुड आस्क यू अपफ्रंट, ये जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी हर वक्त कंसेशंस क्यों मांगती रहती? कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है, आप उसके अंदर compete करें। देखिए, मैं आपको हर हुकूमत से आप कंसेशन ही मांगते रहते हैं। मीटिंग में हमने आज की मीटिंग में जो बात की है वो कंसेशन को ख़त्म करने की बात की है। हमने कहा है जो कंसेशनरी SROs हैं, 595 या गालबन एक SRO है, उसको भी ख़त्म करें। और ये जो अभी हमारे कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि जो इंडस्ट्री को कंसेशन मिली हुई है, एक इतनी बड़ी डिस्पैरिटी, उसको ख़त्म करें। जो फटाफटा को कंसेशन मिली हुई है उसको ख़त्म करें। दूसरी तरफ आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक कंसेशन और दे दी है, उसको भी ख़त्म करें। तो हमने तो कोई कंसेशन नहीं मांगी, हम तो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। हमें तो दुनिया का जो इस वक्त हमारे रीजनल कंट्रीज़ में जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमें वो दे दें। हम तो कोई कंसेशन नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनके बराबर कर दें। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताएं, ये हम यूरोपियन या अमेरिकन ममालिक से अपना कंपैरिजन नहीं करते। आप बताएं, वियतनाम जैसा है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है, क्या इंडिया जैसा है, क्या बांग्लादेश जैसा है, क्या हमारा टैरिफ जो है वो सहगल साहब, अभी आपने 12 कंसेशंस की डिमांड, सहगल साहब आपने 12 कंसेशन की लिस्ट तो आपने अभी मुझे बता दी है। यही तो कंसेशंस हैं जो हम मांग रहे हैं। ये कंसेशन नहीं है सर, ये हम कहते हैं कि ये हमें ये हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो है जो हमें मुकाबला जो साजी है इस वक्त दुनिया में एक्सपोर्ट में हम नहीं कर पा रहे। तो आपने अपनी हमें जिस तरह कहते हैं ना, गवर्नमेंट को पता तो कुछ है लेकिन करना कैसे है, शायद हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बता सकें
कि ये चीज़ें मेजर लें। इस वक्त हमारी जो लीकेज है, देखें असल मसला हमारा क्या है, हमारा जो मेन इशू है, आप ये जो हमारा लास्ट प्रोग्राम अभी जो चल रहा है, ये $7.2 बिलियन का ये प्रोग्राम था जो 37 मंथ में ये कंप्लीट होना है। इसमें $7.2 बिलियन हमें मिलने हैं और हम हर साल SOEs में $3.5 बिलियन अपना उनका जो लॉस है वो हमारी कौम भुगत रही है। तो मैंने तो उनको कहा, आज ये भी कहा कि आपको मुबारक हो, आपने PIA बेच दी और अच्छा किया। लोग कहते हैं कि आपने सस्ती बेच दी। मैं कहता हूँ अगर आप ₹1 में भी बेच देते तो ठीक था, क्योंकि हर साल तो 70-80 अरब रुपए इसका नुकसान है। इसी तरह ये स्टील मिल, NHA, ये आपके डिस्कोज और जितने भी आपके ऐसे इदारे हैं जिनका जो हमें हर साल लॉस दे रहे हैं, इसकी लीकेज रोकें। ये एक हम पे बोझ है, इसको खत्म करें। इसके साथ साथ अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मुझे हनीफ साहब के पास जाना अनफेयर होगा अगर मैं उनके पास ना जा सका। 1 मिनट में हनीफ साहब फरमाइएगा, बिजनेस कम्युनिटी अगर अपना काम ठीक करे, अपने मामला ठीक करे, इस मुल्क से आपको पता है कितना पैसा बाहर जाता है, आपको पता है कि रियल इस्टेट बाहर किस किस ने खरीदी है, प्रोफाइल्स मौजूद हैं, ऑल दिस मनी गोज आउट ऑफ पाकिस्तान। और उसमें बिजनेस टाइकून्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आप वाक़तन समझते हैं कि हुकूमत को आपको मज़ीद ढील देनी चाहिए, लोगों को ख्याल है सख्ती करनी चाहिए आप पे? नहीं, देखिए हमने कोई कंसेशन नहीं मांगी। कंसेशन उससे मांगी जाती है भाई जिसके पास कुछ हो देने के लिए। 18वीं तरमीम के बाद, सूबों को देने के बाद, जुलाई के महीने में बजट जब शुरू हो गया नया बजट, तो उसी पहले महीने से ही हुकूमत कंगाल होती है, उसके पास कुछ नहीं होता। तो हम उनसे क्या मांगेंगे? हमने तो उनको रास्ते बताए कि यहाँ आपकी लीकेज हो रही है सैकड़ों अरब रुपए की, ये पकड़ें, ₹1 की हमें कंसेशन नहीं चाहिए। हमने उनको कहा है कि 2200 रुपये आपकी गैस की कॉस्ट है, 2200 रुपये MMBTU, आप 4000 रुपये की दे रहे हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। दूसरी जानिब आप क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, आप वो बंद करें। आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस और गैस की प्राइस जो कॉस्ट है उस पर दें, गैस पे मत कमाएं, उस इंडस्ट्री को दें। इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट आएगी एक्सपोर्ट होगी, उस पर टैक्स मिलेगा, उससे कमाएं, गैस पे मत कमाएं। हमने कोई कंसेशन नहीं मांगी, इनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो हम मांगेंगे क्या? ओके।